कोविड के बाद हमने जो ट्रांजिशन देखा था कि जनरली सरकार ने पेपर इजी बनाना स्टार्ट कर दिया था एनटीए ने। और फिर क्या हुआ, बच्चों का वो माइंडसेट हो गया कि वो तैयार हो गए थे कि अब पेपर इजी आएगा। हम क्या होता है, हम पहले से स्पेकुलेट करते हैं कि अरे नीट 2025 में जेई लेवल का पेपर आ गया तो मैं जेई लेवल का पेपर पहले सॉल्व कर लूंगा। अरे भाई, तुमसे अभी F = MA का सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। तुम पेपर मान लो जेई लेवल का आ भी जाएगा तो भी तुम डे 1 पे जेई लेवल का पेपर थोड़ी सॉल्व कर सकते हो। या मान ले हम कि अभी से भी कोई अगर किसी का एकदम ही, अब मान लो कि चौपट है, सिलेबस बिल्कुल ही नहीं है या करा ही नहीं है, क्या करे, कौन से चैप्टर्स पढ़े, सिर्फ उसी को कर ले तो नैया पार हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे ना जो बच्चे अभी 6 महीने में बोलते हैं हम एकदम 0 लेवल पे हैं और हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉब्लम कहाँ होता है? तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का इंटरव्यू काफ़ी खास होने वाला है। आज हम ऐसा मेहमान को आपके बीच में लेके आए हैं जो कि इंटरनेट पे तो काफ़ी पॉपुलर है ही, आप सभी पढ़ भी चुके हुए हैं उनसे, और एक समय में हमारा भी इच्छा था कि भाई उनके साथ में कर पाऊँ, लेकिन मुझे उसके लिए मेहनत करना पड़ा और आज मेहनत रंग लाया। एंड फाइनली हमारे बीच में है आनंद मनी सर। वेलकम वेलकम वेलकम। सही बता रहा हूँ, मतलब कि मैंने इंट्रो सही दिया। जब आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पर थे तो वहां पे मैं ऐसा सोचता था कि यार एक बार इनके साथ वीडियो बनाने का मौका मिल जाए। तो रीच आउट तो करते यार। उस समय तो सर हम बहुत छोटे लोग थे, मतलब कि बहुत अरे छोटे बड़े सब्सक्राइबर्स थे। आप लोग तो उस समय बहुत टॉप पे थे, तो ऐसा हमें ऐसा डर लगता था, मतलब कि हो सकता था कि रीच आउट कर पाते तो बिल्कुल बिल्कुल आ जाते। तो सर कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया सर। तो नीट के लिए बहुत सारे सवाल है मेरे पास, बिल्कुल क्योंकि नीट के आप टॉप एजुकेटर हैं। तो सर पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। नीट का इस बार का जो सीन हुआ, जो हमने देखा, पेपर वगैरह, आपका क्या मानना है? मतलब कि ऐसे तो हर जगह परसेप्शन है कि नीट का पेपर काफी टफ था। आप कैसे देखते हो? यार देखो क्या हुआ था ना, कोविड के बाद हमने जो ट्रांजिशन देखा था कि जनरली सरकार ने पेपर इजी बनाना स्टार्ट कर दिया था एनटीए ने। और फिर क्या हुआ, बच्चों का वो माइंडसेट हो गया कि वो तैयार हो गए थे कि अब पेपर इजी आएगा। जैसे 2024 में जब हम बच्चों से इंटरेक्ट करते थे या जो 2025 की बच्चे तैयारी करते थे, खास करके मेरे पास यहाँ ड्रॉपर बच्चे रहते थे, तो उन बच्चों का एक परसेप्शन था, प्रीशर्ट नोशन की नहीं नहीं हमें पता है सर पेपर ऐसा आएगा, ये पेपर का लेवल नहीं आएगा। जैसे हम टेस्ट देते थे डिफरेंट तरह का, तो बहुत प्रिडिक्टेबल होना था। और हम जिस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना है आपको, तो आपको अनसर्टेनिटीज देखनी है अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए पेपर प्रिडिक्टेबल। कभी डिफिकल्ट पेपर बनाओ और कभी मॉडरेट लेवल का पेपर बनाओ, और थोड़ा अगर आप कॉन्सेप्चुअली बच्चों को नहीं पूछोगे कि कैसा सवाल आएगा, तो फिर तो वो रट्टू तोता बन जाएगा ना, क्या पॉइंट है उसका यार, फिर आईक्यू का कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो इसलिए मुझे लगा कि पेपर का जो स्टैंडर्ड था इट वाज डिसेंट इनफ। ऑब्वियसली फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो डिफिकल्ट था तो सबके लिए डिफिकल्ट था ना, तो इट्स ऑल राइट। तो मुझे ठीक ही लगा पेपर का डिफिकल्टी लेवल, एंड आई थिंक पेपर का लेवल इसी पार पे होना चाहिए। बायो तो वाज परफेक्ट, मतलब बायो इससे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर 2022 का था, तो बायो तो मुझे ठीक लगा पेपर। राइट। तो सर उसी सिनेरियो के हिसाब से हम बात करेंगे। जैसा कि लगभग बच्चों ने यही सोच रखा है कि भाई इस बार का पेपर जो है वो पहले टफ आया तो हो सकता है इजी है, या जैसा भी आया टफ आ जाए, तो तैयारी कर रहे हैं। अभी से जो बचा टाइम है, तो इस बचे टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करें, क्या प्लान करें? अभी जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है, यहाँ से लेके एग्जाम के टाइम तक तो क्या होना चाहिए? बेसिकली होता क्या ना, बच्चों को ना कभी ये स्पेक्यूलेट ही नहीं करना चाहिए कि हमारा पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा आएगा। सबसे पहले हमें अपने इनपुट मैट्रिक्स से फोकस करना चाहिए। इनपुट मैट्रिक्स क्या है? मैं सिलेबस अपना कंप्लीट करूंगा। पहले मैं जो बेयर मिनिमम चीजें हैं एनसीईआरटी लेवल पे अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा। दूसरा चीज, मैं सारे लास्ट 30 साल के पीवाईक्यूज लगाऊंगा। तीसरा चीज, मैं हर चैप्टर के कम से कम 200 से 250 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। और चौथा चीज, मैं 100 मॉक टेस्ट दूंगा, उन मॉक टेस्ट का एनालिसिस करूंगा और कम से कम 5 बार रिवीजन करूंगा। अगर ये 5 चीज कोई भी बच्चा कर लेता है तो दुनिया का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो उससे क्रैक हो जाएगा। हम क्या होता है, हम पहले से स्पेकुलेट करते हैं कि अरे नीट 2025 में जेई लेवल का पेपर आ गया तो मैं जेई लेवल का पेपर पहले सॉल्व कर लूंगा। अरे भाई, तुमसे अभी F = MA का सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। तुम पेपर मान लो जेई लेवल का आ भी जाएगा तो भी तुम डे 1 पे जेई लेवल का पेपर थोड़ी सॉल्व कर सकते हो। पहले तो जो एक बेयर मिनिमम है, इस बार भी
जिसके 120 नंबर फिजिक्स में उसका सिलेक्शन हो गया। तुम 120 नंबर लाने लायक तो हालत पे पहुंचो। 120 नंबर का सवाल तो एनसीईआरटी बेस ही था। तो जब आप वो एक बेस लाइन क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद तुम बिल्ड ऑन करो। अभी प्रायर टारगेट होना चाहिए सिलेबस जितना जल्दी टू द पॉइंट कंप्लीट कर लिया जाए, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस किया जाए, एंड जितना ज्यादा टेस्ट, रेलेवेंट टेस्ट, ये नहीं कि मैं किसी का भी टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, रेलेवेंट टेस्ट सीरीज आप कहीं ज्वाइन कीजिए, टेस्ट का एनालिसिस कीजिए और उन गलतियों पे काम कीजिए, तब जाके स्ट्रक्चर्ड वे में आप नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और अपना रूटीन किस तरीके से बनाए, मतलब कि आपके हिसाब से एक रूटीन कैसा होना चाहिए बच्चों यार का? आइडियली अगर मैं रूटीन की बात करूं तो रूटीन को 4 स्लॉट में डिवाइड करना चाहिए। पहला है दैट इज योर रट्टाफिकेशन स्लॉट, कि ओके। आप कोई भी चीज मान लो कि याद करने वाली है, तो याद करने वाले का सबसे पापा बोलते थे मेरे कि ब्रह्म मुहूर्त में चीजें बहुत अच्छी याद होती है। तो अब ब्रह्म मुहूर्त तो 4 बजे उठना पॉसिबल नहीं है फिजिबल, तो 7 बजे को हम ब्रह्म मुहूर्त मान लेते हैं। तो 7 से 8 जब भी आप उठते हो थोड़ा ब्रेकफास्ट करके, जब आपका दिमाग सबसे फ्रेश है, एग्जाम्पल्स फॉर्मूला जो आपको याद नहीं हो रहा, उन चीजों को याद करने का काम आप सुबह रट्टाफिकेशन स्लॉट में कीजिए। ठीक है, फिर आपका जो 60% टाइम है जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हो वो लेक्चर को जाना चाहिए। तो अगर मान लो तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका 6 घंटे का लेक्चर स्लॉट होना चाहिए। तो दूसरा स्लॉट जो है आपका दैट इज योर लेक्चर स्लॉट, जहां पे आप 2 घंटे का एक स्लॉट, 2 घंटे का एक स्लॉट और 2 घंटे उस लेक्चर के ऊपर जो आप नोट्स बनाते हैं उसका स्लॉट होता है। तो जैसे मान लो कि मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ा, कॉन्सेप्चुअल है, तो मैंने बायो का एक रटने वाला चैप्टर का लेक्चर कर लिया। 2 दिमाग लगाने वाले लेक्चर्स करोगे तो आपका ब्रेन फ्यूज हो जाएगा। तो सेकंड स्लॉट इज योर लेक्चर स्लॉट। थर्ड स्लॉट जो 2 से 5 का स्लॉट होता है जहां पे नीट का एग्जाम होता है आपका, दैट शुड बी योर प्रैक्टिस या डीपीपी का स्लॉट। ये 3 घंटे आप नीट लेवल के क्वेश्चन एक सीक्वेंस में बैठ के सॉल्व करें, तो आपका एक सिटिंग हैबिट आता है। दूसरा 3 घंटे आपका ब्रेन उस हिसाब से ट्रेन हो जाता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसका एनालिटिकल थिंकिंग हो जाता है। और चौथा होता है दैट इज योर सेल्फ स्टडी रिवीजन स्लॉट, जहां पे आपने जो लेक्चर लगाए उसके नोट्स पढ़े, उसके नोट से कुछ थ्योरी का कुछ और ऐड करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ा, और जो कुछ भी आपने गलतियां की प्रैक्टिस स्लॉट पे उसको एक मिस्टेक नोटबुक में लिख लिया। तो ये 4 स्लॉट कोई भी बच्चा फॉलो करेगा, 8 से 10 घंटे का डेली आउटपुट निकालेगा, तो अभी के 6 महीने में आराम से कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर सकता है। तो सर जैसे कि आपने बोला कि आराम से कर सकते हैं अगर प्रॉपरली टाइम को मैनेज करें, लेकिन आपने आपने तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं, ऑनलाइन पढ़ाए हैं, तो ऑनलाइन में तो कोई सीमा ही नहीं थी। तो आपने कोई एक एग्जांपल मैं चाहूँगा कि आप दीजिए कुछ ऐसा एक स्टूडेंट का जिसका मतलब कि बहुत ख़राब था, जिससे उम्मीद नहीं थी कि भाई ये क्रैक कर भी पाएगा नीट, लेकिन उसने अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छा मैं करा। अपने कैंपस का एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था तनिष, यहाँ पे आया था, ही डिड नॉट क्वालिफाई नीट एग्जाम 2024, वो क्वालिफाई नहीं किया था नीट 2025 के, मेरे पास आया था। और उसका पहले से ही माइंडसेट था कि सर मुझे प्राइवेट मिडिल कॉलेज जाना है, ही वाज फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। तो उसको था कि सर आप मुझे सिर्फ क्वालिफाई करा दो। तो मेरे पास आई थिंक जुलाई में आया था। जुलाई में ऑब्वियसली उसने 12वीं भी किसी तरह से की थी, नीट क्वालिफाई नहीं किया, क्या हाल होगा सोचो। हम धीरे धीरे उसको सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाते थे, पहले नहीं पढ़ाता था केमिस्ट्री फिजिक्स। बायोलॉजी वो करने लगा, उसके बायो के टेस्ट में 200 नंबर आने लगे 360 में से। फिर हमने उसको बोला कि यार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करो। धीरे 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 उसमें वो भी करने लगा, एंड इवेंचुअली यू वुड बी सरप्राइज उसके 509 नंबर आए थे, एंड ही वाज फ्रॉम एससी कैटेगरी, तो उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं कर पाता, बट अब पहले दिन ही तुम सोचोगे कि बच्चा रोटेशनल मोशन का सवाल करने लगा तो नहीं करेगा। दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और आपको आउटपुट का नहीं सोचना। वही बच्चा अगर आज डे 1 से सोचता ना कि मुझे सरकारी मेडिकल कॉलेज जाना है, नहीं होता उसका सिलेक्शन, मैं लिख के देता हूँ। बट वो क्या हुआ, उसने धीरे 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 इनकलकेट किया और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, और आज वो सेलेक्ट हो गया। अब वो ज्ञान दे रहा है दूसरे को। तो वही चीज है, और ये तो मेरे सामने का ऑफलाइन का बच्चा है। तो मतलब कि ऐसा भी आपने देखा है कि जैसे कि या मान लें हम कि अभी से भी कोई अगर किसी का एकदम ही, अब मान लो कि चौपट है, सिलेबस बिल्कुल ही नहीं है या करा ही नहीं है, क्या करे, कौन से चैप्टर्स पढ़े, सिर्फ उसी को कर ले तो नैया पार हो यार जाएगी? प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे ना जो बच्चे अभी 6 महीने में बोलते हैं हम एकदम 0 लेवल पे हैं और हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉब्लम कहाँ होता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि 6 महीने में नीट एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये है कि 6 महीने में उस बच्चे की आदत नहीं बदलती। मुझे आज आप कोई एक बच्चा दे दो जो रोज 10 घंटे मेरे सामने बैठ के पढ़ ले, नीट एग्जाम कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं मैथ्स बताता हूँ आपको, देखो ऑन एन एवरेज 250 घंटे का बायो का लेक्चर होता है मॉड्यूल।
250 घंटे का बायो केमिस्ट्री का लेक्चर का मॉड्यूल होता है और लगभग 400 450 घंटे फिजिक्स का मॉड्यूल होता है। इतना ही पढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड है फॉर नीट एग्जाम। ठीक है, 1000 घंटे यहाँ हो गए। अभी लगभग 206 दिन बचे हुए हैं नीट एग्जाम में, तो 2000 घंटे तो उसके पास पड़ा है ना टाइम। तो 1000 घंटे में तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 500 घंटे में तुमने टेस्ट और रिवीजन कर लिया, तो तुम्हारे पास फिर भी 500 घंटे स्पेयर है जिसमें तुम दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि आदत नहीं बदलती बच्चे की। जैसे आज कोई नई तैयारी करना स्टार्ट करेगा तो जिसने नहीं पढ़ा है पिछले 2 साल से, वो अचानक से 10 घंटे थोड़ी पढ़ लेगा। तो वो प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम कहीं नहीं है कि 6 महीने में नीट एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। प्रॉब्लम यह है कि क्या आपके अंदर वो डेडिकेशन है कि आप रोज आज से 10 घंटे पढ़ सकते हैं। वो क्या होता है, 6 मंथ प्लान के बाद फिर 5 मंथ प्लान देखता है, फिर 3 मंथ प्लान देखता है, फिर 45 डेज देखता है, फिर सोचता है अगले साल हम तैयारी करेंगे। तो रूट कॉज पे उसको काम करना पड़ेगा कि वो क्यों अटेंटिव नहीं है। और चैप्टर की बात क्या आ जाए तो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे सारे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। जैसे बायोलॉजी स्टार्ट करें, बायोलॉजी में ऐसे 10 चैप्टर हैं जिसमें एक ब्रेन सेल का इस्तेमाल नहीं करना, उसके बहुत नंबर आ जाएंगे, 200 नंबर। अगर किसी को क्वालिफाई करना है, मुझे समझ नहीं आता बच्चे क्वालिफाई कैसे नहीं करते। मैं चैप्टर का नाम बताता हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। ये 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इन 10 चैप्टर से 200 नंबर के सवाल बन जाते हैं। अच्छा, और ऐसे सवाल हैं कि ये रटने वाले चैप्टर्स हैं, तो इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं बन सकता। ह्यूमन फिजियोलॉजी से कॉन्सेप्चुअल सवाल आ सकते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं आएगा। तो अगर किसी बच्चे ने बिना किसी टीचर से पढ़े सिर्फ एनसीईआरटी के नोट्स बना के इन चैप्टर्स को रट लिया तो नीट तो क्वालिफाई कर जाता है। फिर भी बच्चे रोते हैं, हटा दो केमिस्ट्री, हटा दो बायोलॉजी, फिजिक्स, वो सब करने के चक्कर में सब खो देते हैं। तो मैं जनरली बच्चों को ये बोलता हूं, पहले ये चैप्टर्स कंप्लीट करो, खत्म करो। मैं एक बेर मिनिमम पे हूं, इसके बाद मैं फिर इस पे बिल्ड करूंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस है। कम से कम ये 10 चैप्टर कर ले तो एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि भाई मैं क्वालिफाई तो कर गया नहीं। 150-200 नंबर तो मैं ले आऊंगा। Exactly. अब उसके ऊपर बढ़ते हैं कि भाई अब 400 पे कैसे जाएं। 400 पे कैसे, तो हाँ। उस पे फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के टॉपिक्स करने लगे। फिजिक्स का मॉडर्न का वाला पार्ट कर ले, फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स कर ले। दिक्कत तो इनको मैथ्स की है, इनको फिजिक्स की दिक्कत ही नहीं है। शुरू के 1D 2D एनएलएम वर्क पावर एनर्जी कर ले तो काम हो जाएगा। इंटेंट गलत है, मतलब कि आप पहले ही सोचते हो कि मैं बेसिक मैथ से शुरू करूंगा। अरे नहीं पढ़ना बेसिक मैथ यार, जिससे नंबर आ रहा है बेसिक मैथ से सवाल से नंबर नहीं आ रहा। तो आप उन चैप्टर्स को पहले कर लो ना। मैं जाऊंगा ही नहीं सबसे डिफिकल्ट, मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी बायो क्यों स्टार्ट करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा रटने वाले चैप्टर से। तो वो ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है और उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, सवाल बनेगा। जब बच्चों को खुद अंदर से लगने लगेगा कि उनका सिलेक्शन होने लगेगा, वो दुगना मेहनत करेंगे। वही हम अपने यहाँ बच्चे को देखते हैं, तो वो बहुत काम कर जाता है उनके लिए। तो यहाँ पे मतलब कि आपने भी रेजिडेंशियल कैंपस वगैरह हमने वीडियो बनाया भी, डाला भी है, तो अब क्या यूनिक कर रहे हैं सर अपने? यार देखो सिंपल, वही जो चीज मैंने आपको बताया, हम बच्चे से 10 घंटे का प्रोडक्टिव स्टडी आउटपुट निकालते हैं, बाकी सब कुछ बच्चा करता है, हम कुछ नहीं करते हैं। मेरा काम है बच्चे को सुबह 6 बजे उठा के लाइब्रेरी में बिठा देना, वही ब्रह्म मुहूर्त जो बोला, 6 से 7:30 वो पढ़ा, 7:30 बजे वो ब्रेकफास्ट करने चला जाता है, 8 बजे नहाया, 8:30 तक नहाया, 8:45 में हम सारे कमरे बंद कर देते हैं कि 9 बजे वो क्लास में चला जाए। एक बच्चा एक क्लास स्किप नहीं कर सकता मेरे परमिशन के बिना। 9 से 11 मैंने बोला एक क्लास किया, 11:15 से 1:15 दूसरा क्लास किया, 1:15 छोड़ दिया हमने उसको लंच करने के लिए, 2:30 बजे तक उसने लंच वंच किया, और 2:30 से 5 जो डीपीपी स्लॉट है वहां पे हम सेट 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस दिए हुए हैं, जो बच्चा पहले प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद उसका डिस्कशन क्लास में होगा ताकि उसके डाउट सॉल्व हो गए। 5 से 6 बच्चा खेलता है, 6 से 8 बच्चे को हम टाइम देते हैं नोट्स एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने का, उसके बाद 8 से 9 वो डिनर करता है और 9 से 11 हम फिर उसको रिवीजन के लिए टाइम देते हैं। कोई भी बच्चा चाहे घर पे पढ़ रहा हो चाहे कहीं भी पढ़ रहा हो, सिर्फ इतना फॉलो कर ले, किसी भी टीचर से पढ़ रहा हो, टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वही चीज हम बस यहाँ इनकलकेट करते हैं, जबरदस्ती कराते हैं। तो जो बच्चा ऑनलाइन खुद से मोटिवेटेड नहीं है वो यहाँ पे हमारे पास आएगा तो हम उसको यही शेड्यूल फॉलो कराते हैं। हम नहीं कहते कि हमारे पास भारत के सबसे अच्छे टीचर्स हैं, नीट के लिए आपको चाहिए ही नहीं सबसे अच्छा टीचर। नीट इज एग्जाम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, राइट। वो स्पीड ऑफ एक्यूरेसी ऐसा टीचर आपको दिलाएगा जो आपके साथ बैठ के मेहनत करेगा, आपके साथ दिन रात लगा रहेगा। मैं यहाँ 24 घंटे रहता हूँ मोर और लेस, मेरा भाई यहाँ 24 घंटे रहता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ फैमिली फॉर मी, एक्सटेंडेड फैमिली फॉर मी। तो मैं अपने बच्चे को जैसा पढ़ाता वैसा मैं यहाँ सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। और वो इसलिए नहीं आया कि सिर्फ मुझसे बायोलॉजी पढ़नी है उनको, वो इसलिए आया है क्योंकि मेरे गाइडेंस में, जैसे हमने वीडियो किया था आपने देखा, मैं एक एक बच्चे का बता सकता था किसका क्या स्ट्रांग है किसका क्या वीक है, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, तो इसीलिए। राइट सर।
तो कैंपस मतलब कि हमने वीडियो बनाई है, मतलब कि ज्वाइन करने के लिए जाहिर सी बात है कि जी वो सारे डिटेल्स उसमें है ही है, जी। मतलब कि जो तो देख रहे अभी होंगे एक देख ही हम लोग लेंगे का उसमें। रेसिडेंशियल स्कूल का सिलेक्शन बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है, 1 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो वहाँ पे यही सेम चीज़, सेम फिनल जो आपने बोला कि 6 महीने में कोई बच्चा कर सकता है कि नहीं, वो बच्चा सिर्फ मेरे यहाँ आ जाए, फ़ोन छोड़ दे और जो शेड्यूल मैं बोल रहा हूँ शेड्यूल फॉलो करे। हम सिलेक्शन गारंटी प्रोग्राम चलाते हैं, अगर उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो 100% पैसा वापस करूंगा मैं, राइट। रहने का भी, खाने का भी और पढ़ाने का भी। इस तरह का कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। बट मुझे पता है ना कि वो बच्चा या तो भाग जाएगा बीच में, नहीं तो डॉक्टर बन के जाएगा। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको एक लास्ट अटेम्प्ट देना है नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए, मेरे पास आ जाओ एंड आई इंश्योर दैट आपका सिलेक्शन है। और ये भी है यार, जो बच्चा कहीं और रहता है उससे सस्ते हैं हम। फीस वगैरह जो हमारे 6 महीने का कोर्स का फीस है, उसका ट्यूशन फीस 50,000 रुपये हम्म। और हॉस्टल 50,000 रुपये, रहना खाना मिला के मतलब 1 लाख रुपए में बच्चा ये पूरा कोर्स कर सकता है और डॉक्टर बन सकता है। राइट सर। तो अब जब हम मिल ही गए हैं तो थोड़ा ऑफ द ट्रैक में भी हाँ हाँ, क्वेश्चन कुछ बिल्कुल पूछ बिल्कुल लेता हूँ, बिल्कुल। ताकि बच्चों को भी जानने को मौका मिलेगा सर के बारे में। और ठीक है, बिल्कुल। तो खुल के बात कर हाँ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल यार, क्या ठीक है। दिक्कत। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जैसे कि आप तो सर काफ़ी यंग लगते हो, स्मार्ट हो, अरे मैरिड हो कि नहीं आप? नहीं 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 नहीं, करनी अभी भी नहीं है। नहीं हो? मजाक में या सही में? नहीं नहीं, सीरियसली। क्यों सर, मतलब कि कैसे ना, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तो यार अब क्या हो गया ना कि इतना इन्वॉल्व हो गया हूं ना इन सब में, तो हाँ हाँ। पर्सनल लाइफ का मुश्किल है। प्यार तो हो जाता है, मेरे पिछला बैच गया है, मैं रोया हूँ एक एक बच्चे से गले मिल मिल के। मतलब इनफैक्ट जब एग्जाम सेंटर छोड़ने जाता था एक एक बच्चे को प्रसाद खिलाया, मतलब बाप वाली फीलिंग तो मुझे आती है अब। सर जैसे कि मैं कोटा से आया हूँ, कोई एक टीचर का नाम मैं बोलूँ जो आपको इंस्पायर करता हो या जो आपको पसंद हो कोटा का, तो कौन? कोटा में एनवी सर के मैंने बहुत, मेरा भाई पढ़ा है एनवी सर से, ठीक है। तो और उससे मैं पढ़ा हूं, तो इन अ वे मेरे सुपर गुरु हैं उस तरह से। एंड द पेडागॉजी दैट ही हैज, द काइंड ऑफ ऑफलाइन प्रेजेंस दैट ही हैज, द कॉन्फिडेंस दैट ही हैज, एंड द ब्लंटली जो वो चीजें बोलते हैं वो बहुत अच्छा है, मतलब नथिंग लाइक इट। तो आई एम अ फैन। ओके। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू? कमेंट करके जरूर बताना। इसमें मिक्स रहा, इसमें आपके लिए गाइडेंस रहा, मोटिवेशन रहा, प्लस सर के बारे में भी आप जान गए। थैंक यू, थैंक यू सर, नाइस थैंक्स मीटिंग यू। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, डू बाय बाय। सब्सक्राइब, डू शेयर।